नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये जो आदिकाल कर रहे हैं हम जो पांडे बंधुओं की किताब है उसमें से करेंगे। ये वीडियो मुख्यतः उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो प्रतियोगिता से संबंधित परीक्षाएं देने वाले हैं या आने वाले दिनों में उसकी तैयारी करने वाले हैं। यहाँ पर मैं इसी पुस्तक को आधार बनाकर ये वीडियो बनाऊंगी। अलग से कोई प्रश्न नहीं है। किसी भी विषय से जुड़े हुए कुछ अलग अगर महत्वपूर्ण मुझे प्रश्न मिले तो वो भी मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बनवाऊंगी। लेकिन यहाँ पर मेरा मुख्य उद्देश्य है कि इसी पुस्तक को जो पांडेय बंधुओं की किताब है, इसी किताब को आधार बनाकर हम इस तैयारी को शुरुआत दें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आदिकाल की हम बात करते हैं। आदिकाल के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो वर्णित बातें हैं वो हमें यहाँ पर बतानी है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के क्या विचार है आदिकाल के संदर्भ में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो प्रमुख कथन है वो हम देखते हैं। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि ये कथन किसका है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यानी जो प्राकृत थी उसकी जो अंतिम अपभ्रंश अवस्था थी उसी से हिंदी साहित्य का आगमन माना है। यानी संस्कृत के बाद पाली और प्राकृत की अंतिम अवस्था से क्या शुरुआत होता है, हिंदी साहित्य का आगमन हो जाता है। दूसरा, आचार्य शुक्ल जी मानते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 150 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यानी इन्होंने आदिकाल की जो समय सीमा निर्धारित की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये 1050 से 1375 विक्रम संवत से शुरू मानी है। उसके बाद राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता जो राजा थे उसके पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को क्या कहा, वीर गाथा काल। देखिए, हम सब जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। और क्यों कहा है? इस काल की प्रवृत्ति के आधार पर। यहाँ पर जो चारण कवि थे, चारण कवि कौन थे? जो दरबार में रहते, जो राज्य के आश्रित कवि थे, वो नीति से जुड़े हुए दोहे लिखते थे, श्रृंगार से जुड़े हुए दोहे लिखते थे। इसके साथ साथ अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए जो काव्य लिखते थे वो रासो काव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इसी प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल भी कहा है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर देखते हैं, अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि अपभ्रंश का नाम सबसे पहले कौन से शिलालेख में मिलता है, तो वो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उन्होंने अपने पिता गोहुसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि बताया है। यानी संस्कृत भी चल रही है, प्राकृत भी चल रही है और अपभ्रंश भी चल रही है। तो वहाँ पर ये जो गोहुसेन है ये कौन है? ये अपभ्रंश के कवि माने गए हैं, प्राकृत और संस्कृत के कवि माने गए हैं। और इसका वर्णन कहाँ पर हुआ है? शिलालेख में हुआ है। किसने किया है? राजा धारसेन ने किया है। सिद्धों को उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। सिद्धों की भाषा पूछ ली जाती है, सिद्धों की भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर बताया जा सकता है कि सिद्धों की रचनाओं की जो भाषा है वो मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा सिद्धों की भाषा है। पुरानी हिंदी को व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सोर सैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली का ही था। जो पुरानी हिंदी है वो किस पर आधारित थी? सोर सैनी जो से निकली हुई जो अपभ्रंश है उसमें, और इसके साथ साथ खड़ी बोली में। यानी सोर सैनी से जो ब्रज भाषा निकली थी, ब्रज और खड़ी बोली दोनों का मिश्रण ही पुरानी हिंदी कहलाता है। इसे पश्चिमी हिंदी भी कहा गया है। तो किसको कहा गया है? खड़ी बोली को। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। देखिए, यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं
विद्यापति की जो रचना है ये अगर देखें तो अध्यात्म के रंग इसमें नहीं है, ये तो श्रृंगारिक काव्य है और राधा और कृष्ण की अश्लीलता का चित्रण किया गया है, उनकी देह की अश्लीलता का चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो जिन राधा और कृष्ण को मंदिर में बिठाया गया था, विद्यापति ने उन्हें नायक और नायिका बनाकर दरबार में खड़ा कर दिया। यह उसके शारीरिक सौंदर्य का बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर चित्रण किया है। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यानी अध्यात्म को भी सस्ता कर दिया है ऐसे कवियों ने। तो यहाँ पर विद्यापति के पदों की वो बताना चाहते हैं कि विद्यापति के पद में अध्यात्म नहीं बल्कि यहाँ पर क्या है, अश्लील सौंदर्य का चित्रण है या श्रृंगार वर्णन है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ थी जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। और किसके लिए कहा है उन्होंने, आदिकाल के काव्य के बारे में अपने विचार व्यक्त यहाँ पर किए हैं। इसके बाद देखें, ये कुछ महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं जो पेपर में आती है और आपको इसके उत्तर देने पड़ते हैं। ये ज़्यादातर मिलान के प्रश्नों में भी आती है। यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, जो जिन सांसण भसिए सो भई कहियर सारू, जो पालई सई भाव करी सो सरी पावक पारू। ये किसकी है, देवसेन की है। कहाँ से ली गई है, देवसेन की रचना कौन सी है, श्रावकाचार है। तो यहाँ पर क्या करें, जो जिन सांसड़ भासिए भासियऊ सो भई कहियू सारू। देखिए यहाँ पर जब ये पंक्तियाँ आपको याद करनी है, मैं ये कहूँगी कि याद नहीं करनी, इनका रट्टा लगाना है, रटने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा शब्द जो देवसेन के साथ आपको लगे कि हाँ सारू और पारू ये दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं, देवसेन से, तो इस तरह से आप इसको रट्टा मारना पड़ेगा, रटना पड़ेगा कि सारू और पारू कौन सी पंक्तियाँ हैं जो देवसेन ने लिखी थी। इनकी दोनों पंक्तियों की जो अंतिम शब्द है सारू और पारू है, वो किसकी है, देवसेन की है। देवसेन की रचना कौन सी है, श्रावकाचार है। पंडित सैल सत बखाणिए देही रुद्र बसंत न जाणई, अमणा गमन ने तेन बिखंडे तो भी विणी लजई भणई हई हऊँ पंडित। पंडिय ये किसकी है, ये सरहपा की पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां पहले भी एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। यहाँ पर पंडिय सऊल सत बखाणे, तो सत बखाणे की वर्णन किसने कहा है, सरहपाद ने किया है। तो इस तरह से इन पंक्तियों को आप जो लेखक हैं या इनके कवि हैं उनके साथ जोड़कर आप इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि वैसे अगर शब्दों को आप याद रखोगे तो ये हमें याद नहीं रहती। उसके बाद जहिमन पवन संचरई रवि शशि नहीं पवेश, तहिवत चित विसाम करूँ सरहे कहो कहिए उवेश। ये पंक्तियाँ भी किसकी हैं, सरहपा की हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, बार बार पेपर में पूछी जा चुकी हैं, पहले भी कई बार ये आ चुकी है। सरहपा की और पंक्तियाँ हैं, घोर अंधारे चंदमणि जिमि उजो करे, परम महासु एणु कहे दुरे अशेष हरई। तो यहाँ जैसे करई और हरई किससे है, सरहपा से जुड़ी है। पवेश और उवेश किससे जुड़ी है, सरहपा से जुड़ी है। तो इस तरह से इनके जो अंतिम शब्द हैं उनको कवि से जोड़कर आप इन पंक्तियों को याद कर सकती हैं। आगे क्या कहिए, ये लुयप्पा की पंक्तियाँ जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। का तरवर पंच विडाल, पंच विडाल क्या है, यहाँ पर जो हमारी पांचों इंद्रियाँ हैं। भाव न होई अभाव न जाए, ये भी लुयप्पा की है। इसके बाद लुयप्पा के जो कवि अन्य कवि हुए जैसे विरूपा कणप्पा, ये क्या कहते हैं, सहजे थरकरी वारुणी साध, या कणप्पा क्या कहते हैं, एक न कीजई मंत्र न तंत्र। तो ये पंक्तियाँ आपको किस तरह से याद करनी है, कवि से जोड़कर इन पंक्तियों को याद करना है। हालो डोबी तो पुछिम सद्भावे, सद्गुरु पाए पय जावई पुण्य जिणुरारे। ये कणप्पा की बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, कई बार पेपर में पूछी जा चुकी हैं। भला हुआ जो मारिया, तो ये भी किसकी है, हेमचंद्र की हैं। ये पंक्तियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखिए ये अलग से निकाली हुई पंक्तियां, तो इस किताब में वही, इस पुस्तक में वही पंक्तियां हैं जो बार बार पेपर में आ रही हैं। पिय संग कऊ निंदड़ी, ये किसकी है, हेमचंद्र की है। गंगा जमुना माझे बहिरे नाई, डोंबी पे की पंक्तियां हैं। नगर बाहिरे डोंबी तोरी कुड़िया छः, गंगा जमुना माझे बहिरे नाई, नगर बाहरी डोबी तोरी कुणिपा छः,
छोई जाई सो बाहे नाड़ियाँ। तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं? नगर बाही डोबी तो ही कुड़िया छः, छोई जाई सो बाहे नाड़ियाँ, ये कणहप्पा की हैं। ये 6 नाड़ियाँ किससे जुड़ी है? कणहप्पा से जुड़ी हैं। इस तरह से आप करें इनको। जिमी लोण बिलिजई पानी एही तिमी धरणी लई चित, ये किसकी है? कणहप्पा की है। देसिल बहिना सबजन मिठा तय तैसल जबो अवहट्टा। अवहट पंक्ति के बारे में कहा है किसने? विद्यापति ने, कि देसिल जो वाणी है सबसे मीठी है, इसीलिए इसी वाणी को जप रहे हैं। हिंदू बोले दुरई निकार छोटे तरुका भबकी मार, ये भी कीर्तिलता से ली गई और किसकी है? विद्यापति की पंक्तियां हैं। मनहु कला सस भान कला 1600 बनिए, विकसी कमल श्रेणी भ्रमर बेनु खंजन मृग लुटिए, ये कहाँ से ली गई है? ये पृथ्वीराज रासो से ली गई है। चंद्रबरदाई की ये पंक्तियां हैं। मनु कला मानो कला शशि भान, चंद्रमा के समान 1600 बनिए, यानी 16 कलाएं जो चंद्रमा की हैं। तो यहाँ पर उसी की सहस्र कमल भ्रमर भंवरे बेनु बांसुरी खंजन मृग, जो नयन है वो कैसे मृग के समान। तो ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये पृथ्वीराज रासो से ली गई पंक्तियाँ और ये चंद्रबरदाई की पंक्तियाँ हैं। देखिए इसी तरह से अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, क्योंकि आज हमारा ये पहला वीडियो है जो मैंने शुरुआत की है, जो पांडे बंधु है उन्हीं की पुस्तक को मैंने यहाँ पर आधार बनाया है। और ना करने से अच्छा है कुछ करना। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं एग्ज़ाम्स की, कॉम्पिटिटिव पेपर्स की, उनके पास अगर ये किताब नहीं है तो ये किताब वैसे अच्छी किताबों में शामिल है, इसीलिए मैंने इसको आधार बनाया। तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि क्या ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा और क्या मैं इस तरह से आगे वीडियो बनाऊँ, तो ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।